तो आज आप लोग आनुवांशिक रोग और कवक जनित रोगों से अवगत होंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आनुवांशिक रोग के अंतर्गत कौन कौन से रोग आते हैं। तो आनुवांशिक रोग के अंतर्गत आपके बड़ंधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। यानी ये आपके आनुवांशिक रोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उसको आनुवांशिक रोग कहा जाता है। जैसे हम एक एक करके देखेंगे। जैसे बड़ंधता में क्या होता है, इसमें रोगी को लाल और हरे का ज्ञान नहीं हो पाता, पहचान नहीं पाता। लाल उसको हरा दिखाई देता है। और बड़ंधता जो होता है ये, इससे जो प्रभावी होता है पुरुष होता है। बड़ंधता रोग से प्रभावी कौन होता है? पुरुष होता है। जबकि महिलाएं वाहक होती हैं। इस रोग की वाहक कौन होती है? महिलाएं होती है, ठीक ना। और बड़ंधता से महिलाएं भी प्रभावित हो सकती है जब उनके दोनों गुणसूत्र एक से एक प्रभावी होते हैं, ठीक ना। तो बड़ंधता जो है इसमें लाल हरे ज्ञान की पहचान रोगी नहीं कर पाता है और पुरुष वाहक होता है, पुरुष प्रभावित होता है, महिलाएं इसकी वाहक होती है, ठीक ना। दूसरा रोग हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि इसमें चोट लगने पर, यानी आधे घंटे से लेकर के 24 घंटे के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया में क्या होता है कि चोट लगने पर जो रक्त स्रावित होता है आधे घंटे से 24 घंटे के भीतर यानी जमता नहीं है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि रक्त को जमने में 2 से 5 मिनट लगते हैं। इस रोग से पुरुष प्रभावी होता है। यानी प्रभावी कौन होता है हीमोफीलिया से? पुरुष होता है। जबकि महिलाएं इस रोग की वाहक होती है। महिलाएं भी इससे ग्रसित हो सकती है जब उनके दोनों गुणसूत्र एक से एक प्रभावित होते हैं। दोनों में महिलाएं प्रभावित होती हैं, बड़ंधता और हीमोफीलिया। लेकिन कब? जब उनके दोनों गुणसूत्र एक से एक प्रभावित होते हैं, तो महिला भी हो सकती है, ठीक ना। अब टर्नर सिंड्रोम देखेंगे। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? ये टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। यानी टर्नर सिंड्रोम की जो रोगी महिलाएं होती है उनका कद छोटा होता है। कद क्या होता है? छोटा होता है। वक्षस्थल पुरुषों की तरह होता है, ठीक ना। और जननांग अल्प विकसित होता है। ऐसी महिलाएं बांझ होती है। और ये टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में कब होता है? जब उनके गुणसूत्रों की संख्या जो 46 है, यानी 46 की जगह पर जब गुणसूत्रों की संख्या महिलाओं में 45 हो जाती है तो ये टर्नर सिंड्रोम होता है। यानी महिलाओं में जब गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाए तो महिलाओं में कौन सा आनुवांशिक रोग होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। और इसमें महिलाएं पुरुषों की तरह दिखाई देती है। जननांग अल्प विकसित होता है और ऐसी महिलाएं बांझ होती है,
ठीक, ठीक इसके विपरीत क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम, इससे प्रभावित पुरुष होता है। क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम पुरुषों में होता है जब उनके गुणसूत्रों की संख्या 46 से 47 हो जाती है, तो पुरुषों में क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम होता है। अब इसमें क्या होता है कि पुरुषों का जो शरीर होता है महिलाओं की तरह दिखाई देने लगता है, वक्षस्थल महिलाओं की तरह हो जाता है, वृषण अल्प विकसित होता है, और ऐसे पुरुष जो होते हैं नपुंसक होते हैं। ऐसे पुरुष क्या होते हैं? नपुंसक होते हैं। डाउन सिंड्रोम, देखिए डाउन सिंड्रोम जो होता है, इसके जो रोगी हैं, ये आपके डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि ओठ मोटा होता है, अनियमित शारीरिक ढांचा वाला व्यक्ति होता है, और इन्हें मंगोलिज्म कहा गया है। जो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उनको क्या कहा गया है? मंगोलिज्म कहा गया है। यानी शारीरिक ढांचा जो होता है अनियमित होता है, ओठ मोटा होता है, जीभ मोटी होती है, ठीक ना? तो ये डाउन सिंड्रोम में होता है। ये पटाउ सिंड्रोम, ये जो पटाउ सिंड्रोम आनुवांशिक रोग है, इसमें क्या होता है? रोगी नेत्र रोग से ग्रसित होता है और ऊपरी ओठ का बीच का भाग कटा होता है, ठीक ना, और मंद बुद्धि वाला होता है। तो ये आपके बढ़ता आपके आनुवांशिक रोग है। आप इससे अवगत हो गए। अब देखेंगे, आप एक एक करके इसको लिख करके देख लेंगे। जैसे हमने बताया आनुवांशिक रोगों में बढ़ता, अब इसमें आपको क्या जानना है? पहला पॉइंट तो ये देखेंगे कि बढ़ता में जो रोगी होता है, इसमें रोगी लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। दूसरा पॉइंट, इससे प्रभावित कौन होता है? प्रभावित कौन होता है? पुरुष होता है। यानी इससे प्रभावित कौन होता है? पुरुष होता है। वाहक कौन होता है? महिलाएं होती हैं। वाहक, इस रोग का वाहक महिलाएं होती हैं। इस रोग से महिलाएं भी ग्रसित हो सकती हैं। महिलाएं भी ग्रसित हो सकती हैं। जब उनके गुणसूत्रों की संख्या जब उनके दोनों गुणसूत्र यानी XX प्रभावी होते हैं। तो ये महिलाओं में भी हो सकता है, ठीक ना? अब देखिए दूसरा रोग है हीमोफीलिया। देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें चोट लगने
चोट लगने पर आधे घंटे से लेकर यानी आधे घंटे से 24 घंटे के भीतर 24 घंटे के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। जबकि रक्त का थक्का जमने में कितना समय लगता है? जबकि रक्त के थक्का जमने में जबकि रक्त का थक्का जमने में 2 से 5 मिनट लगते हैं। यानी कटने के बाद रक्त कितने मिनट में जम जाना चाहिए? 2 से 5 मिनट में जम जाता है, ठीक ना। लेकिन हीमोफीलिया से संबंधित जो रोगी होता है, चोट लगने पर उनका रक्त जो स्रावित होता है वो आधे घंटे से लेकर 24 घंटे के भीतर नहीं जम पाता है, ठीक ना। अब देखेंगे कि इससे प्रभावित कौन होता है? प्रभावित पुरुष होता है। जबकि वाहक कौन होती है? इस रोग की वाहक महिलाएं होती हैं। और महिलाएं भी इस रोग से ग्रसित हो सकती हैं जब उनके दोनों गुणसूत्र जैसे वर्णनता में पढ़े हैं उसी तरह इसमें भी है। महिलाएं भी हीमोफीलिया से ग्रसित हो सकती है जब उनके दोनों गुणसूत्र एक से प्रभावित होता है। और यह रोग सर्वप्रथम यानी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था। यानी हीमोफीलिया जो वाहक आप प्रभावित पुरुष देख रहे हैं यह ठीक है, लेकिन इसका पहला रोगी जो पाया गया वो महिला में ही ये हीमोफीलिया पाया गया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया में ये रोग पाया गया था, ठीक ना। अब चलिए आगे देखते हैं हम। तीसरा आनुवांशिक रोग देख लेंगे, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? जब महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाते हैं। यानी टर्नर सिंड्रोम में जब महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाते हैं तो महिलाओं में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम होता है। अब इसमें क्या होता है? महिलाओं का जो शरीर होता है अल्प विकसित होता है। महिलाओं का शरीर ऐसे लिख लीजिए, इसमें महिलाओं का शरीर महिलाओं का कद ऐसे लिखेंगे, महिलाओं का कद छोटा होता है। वक्षस्थल पुरुषों की तरह होता है। और जननांग अल्प विकसित होता है। ऐसी महिलाएं
बाँझ होती है। ऐसी महिला क्या होती है? बाँझ होती है। तो ये टर्नर सिंड्रोम है, ठीक ना। अब अगला रोग देखेंगे, आनुवांशिक रोगों में अगला रोग क्लीने क्लीनेफेल्टर क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। ये पुरुषों में होता है। क्या होता है? यह रोग पुरुषों में होता है। यह रोग पुरुषों में होता है। जब उनके गुणसूत्रों की संख्या जब उनके गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाते हैं, यानी पुरुषों में कब होता है? जब उनके गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? पुरुषों का वक्षस्थल महिलाओं की तरह विकसित होता है। महिलाओं की तरह विकसित होता है। वृषण अल्प विकसित होता है। वृषण अल्प विकसित होता है। ऐसा पुरुष नपुंसक होता है। ऐसा पुरुष क्या होता है? नपुंसक होता है। एक बार पुनरावृत्ति कर लेंगे। देखिए, टर्नर सिंड्रोम जब होता टर्नर सिंड्रोम जब महिलाओं में गुणसूत्रों की टर्नर सिंड्रोम कब होता है? जब महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाता है। हाँ, 45 हो जाता है। इसमें महिलाओं का कद छोटा होता है, यानी जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिला है उनका कद क्या होता है? छोटा होता है। वक्षस्थल पुरुषों की तरह होता है और जननांग अल्प विकसित होता है। ऐसी महिलाएं बाँझ होती है। फिर क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, यह रोग पुरुषों में होता है जब उनके गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। इसमें पुरुषों का वक्षस्थल महिलाओं की तरह विकसित हो जाता है और वृषण अल्प विकसित होता है। वृषण क्या होता है? अल्प विकसित होता है। ऐसा पुरुष नपुंसक होता है। ठीक ना। अब चलिए आगे हम देखते हैं। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें क्या होती है? इसमें आंखें टेढ़ी। इसमें क्या होता है? आंखें टेढ़ी। ठीक ना। इसमें आंखें टेढ़ी होती है और जीभ मोटा, जीभ मोटी और पुरुष जो होता है इसमें आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और
मोटी और पुरुष अनियमित शारीरिक ढांचा वाला होता है। अनियमित शारीरिक ढांचा वाला होता है। यानी इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है उन्हें क्या कहा गया है? मंगोलिज्म कहा गया है। उन्हें मंगोलिज्म कहा गया है। मंगोलिज्म कहा गया है। तो ये आपका है। अगला आनुवांशिक रोग पटाऊ सिंड्रोम है। पटाऊ सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है? नेत्र विकार, अरे नेत्र का रोगी होता है, हाँ, मंद बुद्धि वाला होता है, ठीक ना। इसमें रोगी मंद बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला होता है, नेत्र रोग से ग्रसित होता है। नेत्र रोग से ग्रसित, और ऊपरी ओठ और ऊपरी ओठ बीच का भाग कटा होता है। बीच का भाग कटा होता है। यानी पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग से ग्रसित होता है और ऊपर का जो ओठ होता है उसका बीच का भाग कटा होता है, ठीक ना। तो ये आपका आनुवांशिक रोगों से आप जानकारी हासिल किए, इन रोगों से आप अवगत हुए। अब देखिए कवक जनित जो रोग है उसके विषय में जानकारी हासिल करेंगे। कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। सबसे पहले आप जानेंगे कि कवक जनित रोग कौन कौन से हैं। तो पहला रोग देखिए दाद है। पहले क्रम पर रखिए इसको। दूसरे नंबर पर खाज, तीसरे नंबर पर गंजापन, चौथे नंबर पर एथलीट फुट, पांचवें नंबर पर दमा। इसको अस्थमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थमा। यानी कवक जनित रोग यही है, जो महत्वपूर्ण रोग है कवक जनित ये है। कवक को फंगस भी कहते हैं, अंग्रेजी में फंगस इसको कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम फम्फूद भी है, ठीक ना। तो हम एक एक करके देखेंगे। दाद जो होता है, दाद के विषय में आप जानेंगे। क्षेत्रीय भाषा में इसको दिनाय कहा जाता है, ठीक ना। तो दाद देखेंगे। अगर पूछता है कि प्रभावित किस अंग को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, तो त्वचा को करता है। यानी दाद कहाँ होता है? त्वचा में होता है, ठीक ना। और इसके कवक का नाम, कवक का नाम ट्राइकोफाइटान। ध्यान दीजिएगा, यही बनाता है ट्राइकोफाइटान। लेरुपोषम, अब इसका लक्षण क्या है? लक्षण तो त्वचा पर
लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। ध्यान देंगे, एक बार और देखेंगे। ये जो दाद रोग है किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। किस अंग को? त्वचा को प्रभावित करता है। और इसके कवक का नाम किस कवक के कारण होता है? ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम। यानी दाद के कवक का नाम क्या है? ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम। और इसका लक्षण क्या है? त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। इसमें भी खुजली होती है, काफी खुजली होती है इसमें। अब देखिए दूसरा रोग, दूसरा रोग खाज। देखिए खाज क्या होता है? स्केबीज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केबीज। और ये किस अंग को प्रभावित करता है? अंग, तो ये भी आपका त्वचा को प्रभावित करता है। किसको? त्वचा को प्रभावित करता है। किस कवक के कारण होता है? अब इसका कवक का नाम, कवक का नाम तो एकेरस स्केबीज इसका नाम है। इसके कवक का नाम क्या है? एकेरस स्केबीज। यानी एकेरस स्केबीज के कारण ये खाज होता है। और इसमें क्या होता है, यानी लक्षण क्या है इसका? त्वचा में खुजली होती है, त्वचा में खुजली, खुजली होती है। और त्वचा पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। त्वचा पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, खाज जो है किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। इसके कवक का नाम क्या है? एकेरस स्केबीज। और लक्षण क्या है? त्वचा में खुजली होती है और त्वचा पर सफेद दाग पड़ जाता है। ठीक ना? अब अगला हम देखेंगे जो कवक जनित रोग है, गंजापन। अब देखिए गंजापन कवक जनित रोग है। ये सब कवक जनित रोग पड़े, दाद, खाज, गंजापन, ये कवक जनित रोग है। और किस अंग को प्रभावित करता है? गंजापन किस अंग को प्रभावित करता है? सिर के बाल को प्रभावित करता है। सिर का बाल। और इसके कवक का नाम क्या है? किस कवक के कारण होता है? इसके कवक का नाम है टीनिया, टीनिया कैपिटिस, कैपिटिस। यानी टीनिया कैपिटिस के कारण गंजापन होता है। और इसका लक्षण क्या है? लक्षण सिर का बाल गिर जाता है, सिर का बाल गिर जाता है। ठीक ना? एक बार पुनः पुनरावृत्ति। ये खाज किस अंग को प्रभावित करता है? कवक जनित रोग है खाज। किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को प्रभावित करता है। इसके कवक का नाम किस कवक के कारण होता है? तो एकेरस स्केबीज के कारण होता है। लक्षण क्या है इसका? त्वचा में खुजली होती है और त्वचा पर सफेद दाग पड़ जाते हैं। अब देखिए गंजापन, अगला ये कवक जनित रोगों में गंजापन किस अंग को प्रभावित करता है? सिर का बाल, सिर के बाल को प्रभावित करता है। कवक का नाम क्या है? टीनिया कैपिटिस, टीनिया कैपिटिस। और लक्षण क्या है? सिर का बाल गिर जाता है। ठीक ना? अब अगला रोग देखेंगे एथलीट फुट, एथलीट फुट।
देखिए ये किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को करता है। किसको करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। और इसके कवक का नाम क्या है? किस कवक के कारण होता है? कवक का नाम टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस। और ये टीनिया पेडिस इसका कारक है एथलीट फुट का। इसका लक्षण क्या है? लक्षण पैरों की त्वचा के, पैरों की त्वचा के फटने कटने के कारण, फटने कटने के कारण, फटने कटने और मोटे होने से। तो ये आपका एथलीट फुट है। अब देखिए अगला रोग, कवक जनित रोग जो है वो दमा है। दमा किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। दमा किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को करता है। फेफड़ा। और इसके कवक का नाम क्या है? कवक, तो कवक का नाम है एस्परजिलस। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। फ्यूमिगेट्स यानी जो दमा होता है वो किस कवक, किस कवक के कारण होता है? एस्परजिलस। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स के कारण होता है। और इसका लक्षण क्या है? लक्षण फेफड़ा फेफड़ा को अवरुद्ध कर देता है। फेफड़ा को क्या करता है? फेफड़ा के काम को अवरुद्ध कर देता है। एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिए। एथलीट फुट किस अंग को प्रभावित करता है? पहले तो ये जानिए कि कवक जनित रोग है। कोई भी रोग हो उसको जानिए कि ये सबसे पहले जानिए कि वो विषाणु जनित है, कि कवक जनित है, कि जीवाणु जनित है, हाँ, कि प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो नाम से पहले आप अवगत होंगे, ठीक ना? तो एथलीट फुट क्या है? कवक जनित रोग है। और किस अंग को प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। और इसके कवक का नाम क्या है? टीनिया पेडिस। टीनिया पेडिस। इसका लक्षण क्या है? पैरों की त्वचा के फटने कटने और मोटे होने से, ठीक ना? इसमें क्या होता है? पैर की त्वचा जो है कट फट जाता है, ठीक ना? अब दमा देखेंगे। दमा भी कवक जनित रोग है। किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को करता है। कवक का नाम इसका क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। और लक्षण क्या है? फेफड़ा के काम को अवरुद्ध कर देता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो आज यहीं तक रहने दिया जाए, शेष अगले क्लास में।